कि वो अपने शिकार के चारों तरफ घेरा बना लेता है और धीरे धीरे क्लोज करता चला जाता है और आखिर में अपने शिकार को स्ट्रेंगुलेट कर लेता है, खत्म कर देता है। हम्म। आप देखो एक एक करके, तो जितने इंडिया के पड़ोसी थे वो एक एक करके चीन ने सभी झटक लिए, अपने पाले में कर लिए। पाकिस्तान हम्म। पहले से था। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय रियासत मणिपुर और चिकन नेक में हालात खराब होते जा रहे हैं और भारतीय फौज उसे कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। और भारतीय मीडिया कभी तो कहता है कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है और आईएसआई पर इल्जाम तराशी करता है, तो कभी कहता है कि ये चीन करवा रहा है। अब भारतीयों को ये समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है, जबकि कभी पाकिस्तान और चीन दोनों पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं। लेकिन यही जब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने हमला किया तो यही मीडिया बढ़ बढ़कर बातें कर रहा था, लेकिन जब अब खुद पर गुजरी है तो कैसे इल्जाम तराशी कर रहा है। मजीद आपको हम भारतीयों की जुबानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने चाइना की एक पॉलिसी का नाम सुना होगा, जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी मतलब मोतियों का हार। यानी कि किसी भी कंट्री को चारों ओर से घेर लेना। उसपे भी दो स्ट्रेटजी आती है। एक स्ट्रेटजी आती है ऑक्टोपस स्ट्रेटजी, कि आपके 8 हाथ हैं और आप किसी भी शिकार को उसको जकड़ सकते हैं। और एक स्ट्रेटजी आती है जो इस टाइम चाइना ताइवान के ऊपर लागू कर रहा है, जिसे कहते हैं एनाकोंडा स्ट्रेटजी, कि वो अपने शिकार के चारों तरफ घेरा बना लेता है और धीरे धीरे क्लोज करता चला जाता है और आखिर में अपने शिकार को स्ट्रेंगुलेट कर लेता है, खत्म कर देता है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है वो यही है। यानी कि किसी भी देश को अगर उसको एक किस्म से अपने फौलादी शिकंजे में लेना हो या उसकी शक्ति का उसको कम करना हो, तो उसके जितने पड़ोसी हैं ना उसको अपने कब्जे में कर लो। आप देखो एक एक करके, तो जितने इंडिया के पड़ोसी थे वो एक एक करके चीन ने सभी झटक लिए, अपने पाले में कर लिए। पाकिस्तान पहले से था। बिल्कुल। अफगानिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन दे दिया, काबुल का एग्रीमेंट करके मिनरल्स भी ले लिए, वो भी चला गया। हालांकि अफगानिस्तान डायरेक्टली इंडिया से टच नहीं करता, मैप में टच करता है, फिजिकली टच नहीं करता, क्योंकि पीओके तो अब हमारा नहीं है ना, उनके पास है। मालदीव्स कभी हॉट कभी कोल्ड, वो भी हाथ से गया हुआ है। और उन्होंने कई आइलैंड्स जो हैं वो चाइनीज नेवी को दिए हुए हैं उनका अड्डा बनाने के लिए, सबको पता है। श्रीलंका पहले ही चला गया था उनके कब्जे में और हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के उनके पास है। म्यांमार के अंदर उनकी दो पॉलिसी थी, जो विद्रोही है उसको भी सपोर्ट करो और जो मिलिट्री जुंटा है उसको भी सपोर्ट करो। मैंने ऐसा देश पहली बार देखा वो जो दोनों पक्षों को सपोर्ट करता है, ये जीते तो भी मेरा, वो जीते तो भी मेरा। तो मिलिट्री जुंटा जीतेगी तो भी मैं जीता हूं और अगर विद्रोही जीते तो भी मैं जीतता हूं। दिस इज फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस पॉलिसी बीइंग इनेक्टेड बाय चाइना इन साउथ एशिया। तो मिलिट्री जुंटा हार गई, अब विद्रोहियों का राज्य ऑलमोस्ट एक सिर्फ छोटी सी उनकी राजधानी को छोड़ दो तो वो उसके कब्जे में है और वहां से उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है बे ऑफ बंगाल का, चाइना को बाय म्यांमार के। अब उसमें एक बच गया था, भूटान भी चला गया और नेपाल भी चले गए। नेपाल तो पूरा ही चला गया, कुछ बचा ही नहीं। भूटान आधा चला गया इसलिए कि डोकलाम पे समझौता ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ साइन होने बाकी है। प्रैक्टिकली डोकलाम इस टाइम क्या कहते हैं कि चीन के कब्जे में है। डोकलाम जो है भारत से जो हमारा चिकन स्नैक एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो हमारे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वो बहुत चिकन स्नैक का एरिया। वो अगर लोग मैप उठा के देखेंगे तो उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि ये करीब करीब 20 किलोमीटर की चौड़ाई का एक स्ट्रेच है बस, और 60 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। अगर ये कट जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाता है। वहां से चिकन स्नैक से जो डोकलाम की दूरी है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है। और उसी चिकन स्नैक के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स और जो प्रोविंस हैं बांग्लादेश के,
वहां पे बांग्लादेश ने चीन को परमिशन दी है कि वो वहां पे अपना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकता है। यानी कि डोकलाम से वो चिकन स्नैक पे नजर रखता है, हम्म। अब नीचे बांग्लादेश से नजर रखेगा। हम्म। नेपाल ऑलरेडी उसके कब्जे में जा चुका है इस टाइम। तो हम तो तीन तरफ से घिर गए ना वहां पे चिकन स्नैक के अंदर। हमारे लिए तो खतरे बढ़ गए ना। बिल्कुल। तो ये चाइना की पॉलिसी रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जिसके द्वारा वो भारत के सभी सो कॉल्ड जितने भी पड़ोसी थे सबको अपने कब्जे में कर लिया। इसके द्वारा उसने भारत को कमजोर करना शुरू किया स्ट्रेटेजिकली। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा रहे, क्योंकि फिर हम्म। चुनौतियां सब साइड से आती है ना। एक को बिल्कुल। संभालो तो दूसरा परेशान करता है, दूसरा संभालो तो तीसरा परेशान करता है। हालात ऐसे हैं कि अभी तक ईस्टर्न सेक्टर ठीक था, अब वो भी काम से गया। और उसके साथ ही हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, अब वो बॉयल बॉयल कर रहा है इस टाइम। मणिपुर तो वैसे ही बॉयल कर रहा है। हम्म। तो जो बांग्लादेश के अलग होने से या सेपरेट होने से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो थोड़ी पीस थी शेख हसीना के होने तक, अब वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि वो जो विद्रोही ग्रुप है वहां जाके काम करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट से आप आगे निकलते सीधे बांग्लादेश पे आते हैं। हम्म। पिछली अगस्त में जब शेख हसीना भारत आई, वहां से कहानी पलट गई एक्चुअली देखा जाए तो सारी की सारी। बांग्लादेश एक प्रोग्रेसिव नेशन था, फैक्ट्रियां अच्छी चल रही थी, पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा था, लेकिन ग्रोथ सर वाज। इस बात पे आए बांग्लादेश पर चर्चा करें, उससे पहले सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा, ये सब चीजें होते होते 11 साल बीत गए हैं और विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि देखिए, आप डंका तो बहुत बजाते हैं, आप कहते हैं कि हमने एक फोन पर युद्ध रुकवा दिया, लेकिन आप चारों तरफ से घिर गए हैं, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको एलोबरेट भी किया। तो हम घिरे हुए हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो इस परिस्थिति में एक आम आदमी किस तरह से देश की सुरक्षा को देखे, अपनी स्थिति को देखे, अपने देश की परिस्थिति को देखे? देखिए, विदेश नीति को भी कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत होती है। ये कोई मतलब ऐसी ब्लंटनेस नहीं है कि जो दिल में आया बोल दिया। मोदी जी ने बहुत सारे मूलभूत बदलाव किए विदेश नीति में जो उचित नहीं थे। हमारी नेहरूवियन नीति थी ना सारी की सारी। और नेहरू जी की जो नीति थी विदेश नीति, उसकी फाउंडेशन करीब करीब जहां तक मुझे याद है 1927 में पड़ गई थी कि भारत अगर आजाद होगा तो कैसा होगा। तो नेहरू वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। वो सारा जो डॉक्ट्रिन था ना, जो विदेश नीति का, वो क्या कहते हैं कि 20 का जो दशक था ना, 1920 के आसपास का, उसके बाद ही तैयार हो गया था। और आज तक हम उसमें चले। और अभी भी जब कभी हमें मुसीबत में कोई चीज आ जाती है तो हम से वापस वहीं चले जाते हैं। वो फाउंडेशन है हमारी। देखिए, हम हमेशा से एक न्यूट्रल टाइप के कंट्री रहे हैं। हम बहुत संभल के बात करते हैं। हमारे जो आईएफएस ऑफिसर्स है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, वो वेल ट्रेन्ड हैं। दुनिया में इतने ट्रेन्ड अफसर आपको बहुत कम मिलेंगे, मैं आपको बताऊं। ये मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं आपके साथ में। ऐसे ही बाकी आईएएस के अफसर हों या आईपीएस हों या आईआरएस हों, वो भी सारे वेल ट्रेन्ड होते हैं। तो ट्रेनिंग में इंडिया नंबर 1 है, दुनिया में कहीं भी नंबर 2 नहीं है। विदेश नीति में भारत का जो एक पक्ष रहा है आज तक, बहुत मजबूत पक्ष रहा है कि भारत न्यूट्रल होते हुए भी अगर थोड़ा बहुत कहीं झुकता भी है तो भी वो संतुलित कर लेता है उसको। मोदी ट्राई टू प्ले विद इट एक्चुअली। प्रणब दा कहा करते थे कि कूटनीति में आपका कोई दोस्त नहीं होता है, देशों के हित होते हैं। कूटनीति में आपका कोई दोस्त नहीं होता है, देशों के हित होते हैं। मोदी ने इस क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को बदल दिया और उसने विदेश नीति को अपनी दोस्ती के आधार पर चलाने की कोशिश की, ना कि देश के हित के आधार पर। वहां पे हम मार खाना शुरू हो गए। वो गले लगना, वो सब करना, जफी मारना, ये भारत में नहीं होता था पहले विदेश नीति के अंदर। कभी कभार कोई ओकेजनल रेयर हो गया तो हो गया, लेकिन हमारी विदेश नीति बहुत संतुलित थी, पीसफुल थी। हम अमेरिका के साथ ही बैलेंस करते थे, हम रशिया के साथ ही बैलेंस करते थे, हम बाकियों के साथ ही बैलेंस करते थे। हम नॉन अलाइंड के जनक थे, नॉन अलाइंड के हम जनक थे। और जिसको आजकल क्या नॉन अलाइंड कहने में शर्म आती है सरकार को, तो उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। है तो वही चीज ना, अल्टीमेटली कोई फर्क थोड़ी है। लेकिन हमने उसके अंदर डिस्टॉर्शंस पैदा किए। मोदी जी को यह महसूस हुआ जब वो आए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे मेरे देश के प्रदेश हैं,
और जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मेरे मुख्यमंत्री हैं। ये जो ब्लंडर किया ना, हिमालय ब्लंडर, इसने सारे कष्ट पैदा किए। भारत ने देशों को देशों के हिसाब की बजाय एक अपने प्रदेशों के हिसाब से ट्रीट करना शुरू किया। इसकी शुरुआत पाकिस्तान से तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन नेपाल में बहुत बुरा हुआ। नेपाल में आज से कुछ साल पहले जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और मधेशियों का इशू आया था, आपको याद होगा, मधेशियों के इशू में इंडिया ने इंटरफेयर किया था वहां पर और कहा था कि इनको भी फेयरनेस मिलनी चाहिए उनके संविधान में। संविधान उनका था, देश उनका था, जो करना था उनको करना था, हम कौन थे उसमें। लेकिन उससे हमारी सरकार खफा हो गई। अब नोट करो या ना करो, लेकिन हमने एक ब्लॉकेट किया। सरकार इनकार करती है कि ब्लॉकेट नहीं किया, लेकिन हमने पेट्रोल, डीजल, खाना पीना, दवाइयां, राशन बंद कर दिया। नेपाल बहुत परेशान रहा। नेपाल के अंदर गुस्सा आया भारत के प्रति। हमने वहां पे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी।